गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे निषेधाधिकार के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ वीटो पावर। यद्यपि निषेधाधिकार की व्यवस्था में कई दोष हैं, परंतु इसकी समाप्ति वांछनीय नहीं है, क्योंकि यदि सुरक्षा परिषद किसी महाशक्ति के विचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है तो उसका परिणाम विश्व शांति नहीं बल्कि महायुद्ध होगा। यदि हम गहराई से देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी का मूल कारण महाशक्तियों का पारस्परिक वैमनस्य तथा उनमें एकता का अभाव रहा है, सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार नहीं। वास्तव में निषेधाधिकार की व्यवस्था को समाप्त कर देने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी शक्तियों और साम्यवादी देशों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में इस व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अतः अनेक विद्वानों जॉन मैक्लोविन, विशस्की, क्लाउड तथा जेकब आदि ने निषेधाधिकार का समर्थन किया। जॉन मैक्लोविन ने लिखा है कि यह सत्य है कि निषेधाधिकार के प्रत्येक प्रयोग का अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता है, परंतु दोष संयुक्त राष्ट्र संघ की मशीनरी का नहीं है और न ही निषेधाधिकार समाप्त कर देने से कठिनाई का हल हो जाएगा। तात्पर्य क्या है कि जो निषेधाधिकार का प्रयोग महाशक्तियों के द्वारा किया गया या ये जो अधिकार उन्होंने लिया, इसका तात्पर्य ये था कि उन्होंने जब बार बार इसका प्रयोग किया तो ये समझा जाने लगा कि यूएनओ को जो भी असफलता हासिल हुई है वो महाशक्तियों के निषेधाधिकार के कारण है। लेकिन जो इसके समर्थक हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये निषेधाधिकार के अधिकार के कारण नहीं है, बल्कि जो महाशक्तियां हैं उनमें आपस में जो कोल्ड वार था, जो वैमनस्य था, जो एकता का अभाव था, उसके कारण हुआ। निषेधाधिकार का समर्थन करते हुए जैसप ने लिखा कि यह वह सुरक्षा वाल्व है जो संयुक्त राष्ट्र को राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे उत्तरदायित्व लेने से रोकता है जिन्हें पूरा करने की शक्ति उसके पास नहीं है। तो निषेधाधिकार के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनमें सबसे पहला तर्क आता है महान शक्तियों का सहयोग, कोऑपरेशन ऑफ बिग पावर्स। शुमैन ने कहा कि चार्टर के निर्माताओं ने सामाजिक या सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। उनका विचार था कि विश्व शांति की स्थापना के लिए महाशक्तियों का आपसी सहयोग आवश्यक था, ताकि शांति भंग करने वालों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई की जा सके। राष्ट्रसंघ की असफलता का मुख्य कारण बड़ी शक्तियों का असहयोग ही था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आरंभ में इसका सदस्य नहीं बन पाया और रूस 1934 तक इससे अलग रहा। यदि ये दोनों शक्तियां राष्ट्रसंघ का सदस्य बनी रहती तो संभवतः शांति को बनाए रखा जा सकता था। यदि इन दोनों महाशक्तियों की उपेक्षा की जाती तो संयुक्त राष्ट्र संघ बिना दूल्हे की बारात बन जाता। जैसा कि विशंस्की ने कहा कि निषेधाधिकार की शक्ति को समाप्त कर देने का अर्थ होगा यूएनओ को अंत कर देना, क्योंकि किसी भी महाशक्ति के प्रति बल प्रयोग करना युद्ध को निमंत्रण देना है। अतः पांचों शक्तियों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए निषेधाधिकार को चार्टर में स्थान दिया गया। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट की, और वो है संघ में संतुलन बनाए रखने में सहायक, हेल्पफुल इन द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। निषेधाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ में शक्ति संतुलन को बनाए रखने में सहायक रहा है। यदि वीटो पावर की व्यवस्था नहीं होती तो जो पश्चिमी राज्य हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जिन्हें संघ में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, प्रत्येक विषय पर सोवियत संघ को पराजित करने और नीचा दिखाने का प्रयास करते। इसका परिणाम यह होता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पश्चिम गुट का प्रभाव बढ़ जाता और संघ उस गुट के हाथों में खिलौना बनकर रह जाता। निषेधाधिकार ने पश्चिम देशों तथा सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन को बनाए रखा और वह किसी भी गुट को मनमानी करने से रोकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की, और वो है विशेष परिस्थितियों में लाभकारी, यूजफुल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सुरक्षा परिषद की व्यवहारिक कार्रवाई का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि इसमें सभी मामलों पर निर्णय निष्पक्ष विचार की बजाय राजनीतिक स्वार्थों से निर्देशित लगते हैं। कई बार न्याय का गला घोटने का प्रयास किया जाता है।
यदि ऐसी स्थिति पर नियंत्रण का कोई विधान ना हो तो परिणाम काफी भयानक हो सकता है। निषेधाधिकार के प्रयोग द्वारा सुरक्षा परिषद को कोई गलत निर्णय लेने से रोका जा सकता है और ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब निषेधाधिकार के प्रयोग ने सुरक्षा परिषद को गलत निर्णय लेने से रोक दिया। उदाहरण स्वरूप, जब भी कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत का विरोध किया। सोवियत संघ ने न्याय का साथ देते हुए भारत के पक्ष में अनेक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। पाकिस्तान संघर्ष के मामले में अमेरिका और चीन के वांछनीय प्रस्ताव को रोकने के लिए सोवियत संघ को 24 घंटे में ही 2 अथवा 3 बार निषेधाधिकार का प्रयोग करना पड़ा। इस प्रकार अनेक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में वीटो का प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुआ है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट की, और वो है निषेधाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का कारण नहीं है। वीटो इज नॉट ए कॉज फॉर द फेलियर ऑफ यूएनओ। कई आलोचकों ने निषेधाधिकार को सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का एक मुख्य कारण बताया, परंतु संगठन का इतिहास इस बात का समर्थन नहीं करता। यह कहना ठीक नहीं है कि निषेधाधिकार के कारण ही सुरक्षा परिषद में गतिरोध उत्पन्न होते हैं। वास्तव में गतिरोध इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि महान शक्तियों के बीच मित्रता तथा सद्भावना का अभाव है। अतः निषेधाधिकार बड़ी शक्तियों के बीच असहमति का सूचक है, ना कि उसका कारण। जैसा कि हम ये देखते हैं कि मैक्लोविन और क्लाउड ने इस मत का समर्थन किया। जैसे कि हम उदाहरण दें कि आलोचकों का मत है कि निषेधाधिकार के कारण ही निशस्त्रीकरण की समस्या का हल नहीं हो पा रहा, परंतु यह बात अधिक तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि निशस्त्रीकरण का समाधान केवल उसी समय संभव है जब महान शक्तियां सहयोग से कोई ऐसा समाधान खोजें जो सभी राष्ट्रों को मान्य हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि वीटो पावर के कारण इस प्रकार से ये बातें हो रही हैं। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के पॉइंट की, और वो है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। निषेधाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 के द्वारा निषेधाधिकार के अनुचित प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सुरक्षा परिषद का महत्व ही कम कर दिया गया है। अब इस बात की संभावना कम हो गई है कि महाशक्तियां निषेधाधिकार के निरंतर प्रयोग से सुरक्षा परिषद को एकदम निष्क्रिय बनाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करती रहेगी। यह प्रस्ताव कौन सा है? यह प्रस्ताव इस प्रकार से है, जैसे कि हमने जब महासभा का क्वेश्चन किया था तब भी हमने ये किया था, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति को खतरा, शांति भंग अथवा आक्रमण की विभीषिका के संबंध में स्थायी सदस्यों के एक मत न होने के कारण यदि सुरक्षा परिषद कार्य संचालन में असफल रहे तो महासभा तुरंत ही उस पर विचार कर सकती है और सामूहिक कदम उठाने के लिए उचित सिफारिश कर सकती है तथा शांति भंग अथवा आक्रमण होने की अवस्था में शक्ति के प्रयोग की सिफारिश कर सकती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रह सके। तो इसका तात्पर्य क्या है कि प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा किन्हीं 9 साधारण मतों से अथवा संघ के सदस्यों के 2/3 बहुमत से 24 घंटे के नोटिस पर महासभा का संकटकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ को कायम करने के लिए आवश्यक, नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ यूएनओ। निषेधाधिकार के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण भी है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जिंदा रखने के लिए अनिवार्य है। यदि व्यवस्था ना की जाती तो शायद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी नहीं हो पाती। यूएसए और सोवियत संघ किसी भी ऐसे संगठन का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें इन दोनों महाशक्तियों का निषेधाधिकार प्रदान नहीं किया जाता। आज भी वे निषेधाधिकार के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसी व्यवस्था निषेधाधिकार से उत्पन्न कठिनाइयों से कहीं अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होती। इसलिए निषेधाधिकार महाशक्तियों को संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुआ है। अब हम बात करते हैं सर्वसम्मति मतदान प्रणाली से अच्छी है। निषेधाधिकार के समर्थकों का कहना है कि यह प्रणाली दोषपूर्ण होते हुए भी राष्ट्र संघ की सर्वसम्मति मतदान प्रणाली से बेहतर है। राष्ट्र संघ की परिषद में निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति के सिद्धांत को लागू किया गया था, जिसका अर्थ था कि प्रत्येक सदस्य के पास निषेधाधिकार की शक्ति का होना। राष्ट्र संघ की असफलता का एक मुख्य कारण निर्णय लेने की प्रणाली भी था।
सुरक्षा परिषद में तो निषेधाधिकार केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही दिया गया है, अतः यह निषेधाधिकार सीमित है। अब हम बात करते हैं निषेधाधिकार प्रभावहीन साबित हुआ है। निषेधाधिकार के समर्थकों के द्वारा इसके पक्ष में एक तर्क और दिया जाता है कि प्राय यह प्रभावहीन साबित हुआ है। उदाहरण स्वरूप जैसे स्वेज नहर पर आक्रमण के अवसर पर ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, परंतु उसके बावजूद भी तीनों देशों इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल को वहां से अपनी फौजें हटानी पड़ी थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसी प्रकार निषेधाधिकार के प्रयोग के बावजूद भी सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी थी और इसी प्रकार अमेरिका के द्वारा निषेधाधिकार के प्रयोग करने के बावजूद इजराइल को फिलिस्तीन क्षेत्रों में अपनी सेनाएं हटानी पड़ी थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि निषेधाधिकार के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनके अनुसार निषेधाधिकार के बावजूद कार्य हुए हैं, विवादों को रोका गया है, शांत किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखा गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि निषेधाधिकार के परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद में गतिरोध उत्पन्न हुए, कई देशों को सदस्यता प्राप्त होने में देरी हुई तथा जनता की सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था कम हुई, परंतु फिर भी निषेधाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली का आधार है। यदि इसे समाप्त कर दिया गया तो महाशक्तियां कभी भी बहुमत के निर्णय के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं होंगी और वे अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग कर लेंगी। तो परिणाम स्वरूप निषेधाधिकार व्यवस्था को समाप्त करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए और इसमें संशोधन किए जाने चाहिए। संशोधन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि जिनमें स्थायी सदस्यों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है, जैसे कि भारत भी इस श्रेणी में खड़ा हुआ है कि वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग अपनी बार बार दोहरा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय के लिए परिषद के 3 स्थायी सदस्यों का मत आवश्यक किया गया है और इसके अलावा 2/3 सदस्यों ने अपना समर्थन प्रस्तुत किया है किसी महत्वपूर्ण विषय पर कि स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा ऐसे विषयों पर निर्णय महासभा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 के पास होने के पश्चात वीटो का महत्व कुछ कम अवश्य हो गया और वर्तमान में इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 करने पर विचार हो रहा है और भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद।